Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we will discuss about the average value of AC. Okay student, yesterday we have discussed about the RMS value and the basic terms related to the alternating current. Now today topic is average value of AC. Average value ऑफ एसी। बच्चों ध्यान से सुनना, व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसी के डेफिनेशन से हम यहाँ पर अब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। इसका एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है। क्वेश्चन है कि जो स्टेडी करंट होती है हमारी, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड टू द सर्किट फॉर द गिवन टाइम। जितना भी चार्ज हम फ्लो करते हैं, जितना चार्ज, वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ मैं, चार्ज, फॉर स्टेडी करंट गिवन टाइम में उतनी ही सेम वैल्यू हमारी एसी की हाफ साइकिल में होती है, यानी कि हाफ टाइम में होती है, राइट। तो वही हमें डिस्कस करना है। द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड टू द सेम चार्ज इन अ सर्किट, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, द वैल्यू ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट send charge in given time for same as in sent इन हाफ साइकिल, या फिर हाफ टाइम यूज करेंगे, इन हाफ टाइम ऑफ एसी। ठीक है, हाफ टाइम इन एसी। ये कंडक्टर है, जितना वैल्यू स्टेडी करंट का गिवन टाइम में इसको हम सप्लाई करेंगे चार्ज की, उतनी ही चार्ज सप्लाई हमारी किसके लिए होगी, एसी के लिए, और वो भी हाफ साइकिल में या फिर हाफ टाइम में। क्लियर है। तो इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम डिनोट करते हैं आई एवरेज, या तो आई एवरेज और आई मीन, यानी कि आई मैं इसको स्मॉल में लिखता हूँ और आई मीन आप कैपिटल में लिखे तो नो प्रॉब्लम, आई एम से डिवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक्चुअली जो रिलेशन, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल एंड द पीक वैल्यू। या हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड एवरेज वैल्यू। एक रिलेशन हम यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वी नो दैट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक वैल्यू होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो हमने बोला कि चार्ज गिवन बाय द डीसी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, that will be dq is equal to I dt, right? Now what is the value of I? You have to place the value of I naught sin omega t into dt. This is the small value, small charge. Now the net charge, what is net charge? Net charge q is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dq will be equal to dq का इंटीग्रेशन I नॉट साइन ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 to t by 2। एवरेज वैल्यू फॉर द कंप्लीट साइकिल विल बी 0। देखिए ऐसे हम ऐसे फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू फॉर द कंप्लीट, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस वन इज नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विल बिकम 0। एवरेज वैल्यू हम यहाँ पर इसकी 0 कहेंगे, तो इसलिए हम हाफ साइकिल की वैल्यू एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।
अब ये वैल्यू हमारी हम इंटीग्रेट करेंगे इसको फ्रॉम टी टू टी बाई टू, राइट। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी बाई टू, आई नॉड हम बाहर ले लेते हैं, यू हैव टू टेक आई नॉड आउटसाइड, एंड साइन ओमेगा टी डी टी। वॉट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन, देयर फोर साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज, ये साइन ए एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई नॉट, इंटीग्रेशन इसका फाइंड कीजिए, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी बाई टू, ये वैल्यू आई हमारी। अब आई नॉट ये किसके इक्वल चल रहा है हमारा, चार्ज के इक्वल, आई नॉट इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, अब ओमेगा आउटसाइड ये कॉमन है दोनों के लिए, ओके, कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, कॉस ओमेगा इंटू 0, ये हो गया हमारा। इट विल बिकम आई नॉट अपॉन ओमेगा, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये कॉस ओमेगा इंटू इट विल बिकम 2 पाई अपॉन ओमेगा, कैंसिल्ड आउट, 2 से 2 कैंसिल, प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस पाई, देखिए ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई, कॉस 180 माइनस 1, और साथ में माइनस यहाँ पर रखा हुआ है, तो इट विल बिकम +1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, तो हो जाएगा 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, द चार्ज Q इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, एक वैल्यू यह आ गई हमारी। अब करंट क्या होती है हमारी, व्हाट इज द करंट, तो करंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, करंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज करंट हम निकालना चाह रहे हैं, आई एवरेज, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी है तो हमने पढ़ा ही है, तो चार्ज अपॉन टाइम, टाइम कितना कंसिडर कर रहे हैं हम, हाउ मच टाइम वी आर कंसिडरिंग हेयर, द टाइम कंसिडरिंग हेयर हाफ साइकिल टाइम मीन्स t बाई 2, तो चार्ज कितना है हमारा 2 आई अपॉन ओमेगा इंटू टी बाय 2, राइट। चलिए 2 आई अपॉन ओमेगा इंटू टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, वही सेम वैल्यू यहाँ पर, कि हमने यहाँ पे लिखा था t को 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू 2, ये 2 यहाँ पर था, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा, 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। तो इसकी अगर हम वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 अपॉन 3.14, तो ये 1 से कम आएगी, हाफ से थोड़ा ज़्यादा आएगी, आई नॉट that will equal to 0.637 I naught, right. So what is the value of average current, average value of current, that is equal to 0.637 I naught. So this is the relation between average value and peak value. What is I naught, this is the peak value, peak value। हमने दो वैल्यू यहाँ पर निकाली है, एक एवरेज और एक RMS वैल्यू। जो RMS वैल्यू थी 0.707 टाइम्स ऑफ या 70%, 70% परसेंटेज में, ये हो जाएगी हमारी आई एवरेज विल बी इक्वल टू 63.7% ऑफ आई नॉट, हम लेते हैं एवरेज वैल्यू, ये लेके चलते हैं हमें का। ऐसे ही EMF की वैल्यू हो सकती है, ई एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 63.7% ऑफ ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% हम कंसिडर करते हैं। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर एवरेज वैल्यू एंड या फिर अ मीन वैल्यू। ओके स्टूडेंट, नाउ द सेकंड इज द फेजर डायग्राम। बिफोर डूइंग द फेजर डायग्राम वी डू सम न्यूमेरिकल, कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा है किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वोल्ट्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ET एट एनी टाइम ET इज इक्वल टू 140 sin 300t। दिस इज द क्वेश्चन। 300t वेयर t इन सेकेंड। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज? पहले हमें फाइंड करना है फर्स्ट। अब ये देखते हैं, हम करंट फाइंड करनी है EMF की फॉर्म में, तो EMF ही फाइंड करना होगा। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। फर्स्ट इज पीक वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 2 RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। दिस इज द गिवन सिचुएशन। ओके, नाउ इन थर्ड केस वी हैव टू फाइंड हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वर्ड नहीं यूज करा इसने, तो न्यू फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। These three we have to find in this question. Start the question. सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको अब हाँ एक चीज़ और दिया है यहाँ पर, इसमें दिया है टेक पाई इज इक्वल टू √3। पाई कितना लेना है हमको? यहाँ पर 3.14 होता है 3 एंड √2 इज इक्वल टू 1.4। ये दो कंडीशन हमें ऐसे रखनी है, राइट स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीक वैल्यू क्या है? हमें मालूम है E इज इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एट एनी टाइम, इंस्टेंटेनियस वैल्यू 140, यानी कि E का जो फॉर्मूला आता है E0 sin ω t। अब फ्रॉम दिस कंपेयर दिस इक्वेशन टू दिस, इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि विच क्वांटिटी इज गिवन टू अस, कौन सी क्वांटिटी हमें गिवन है। तो कंपेयर दिस इक्वेशन E0 140, तो E0 क्या है हमें गिवन? मैक्सिमम वैल्यू 140 वोल्ट। नाउ साइन ओमेगा टी में हमें ओमेगा गिवन है, कंपेयर कीजिए इसको। तो ओमेगा इज इक्वल टू 300 और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई न्यू 300, राइट। तो यहाँ से हमें न्यू क्लियर हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 300/2 पाई, और पाई की वैल्यू अपने को क्या लेनी है? 3, तो 300/2 × 3 6/5 जा। तो फ्रीक्वेंसी, थर्ड वाली कंडीशन हमारे पास आ गई। फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू एस, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? जो देखिए फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं तो वो 50 हर्ट्ज। कुछ स्टेट्स में थोड़ा सा सप्लाई का सिस्टम अच्छा हो गया है, तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है अप टू 60 हर्ट्ज भी जा रही है। कुछ स्टेट्स में जहाँ पर लॉसेस कम हो गए, लेकिन मेन खेल यहाँ पर लॉस का होता है। इसको ध्यान से समझिएगा बात को, जो मैं कह रहा हूँ कि जो AC में लॉस होते हैं हमारे, वो बहुत डिफरेंट वे से होते हैं। इसको सबसे लास्ट में हम कंसिडर करेंगे लॉस सप्लाई के। तो वो जो लॉस होते हैं हमारे ना, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। लॉस को फाइंड कैसे करते हैं हम लोग? लॉस को फाइंड करने का एक तरीका होता है, ये ना हम रेवेन्यू सिस्टम से डिसाइड करते हैं। जैसे हमने अपने पावर हाउस से 4000 यूनिट सप्लाई दी, और जब हमारा जो बिल रीडर है वो जाता है और रीड करके आता है अगर वहाँ पे अपने पावर हाउस में, तो वो क्या देखता है कि टोटल जो यूनिट है ये हमारी जो रनिंग में है वो 3000 यूनिट है। वेयर इज़ द 1000 यूनिट? यानी कि हमने 4000 यूनिट जो हमारे पावर हाउस में काउंट हुई, बट जो यूनिट्स हम काउंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3000, तो 1000 यूनिट का अपने को लॉस हो गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। जो जाती है यूनिट्स तो हमारी लैक्स में, मिलियंस में जाती है, ठीक है ना। तो ये एक लॉस का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। वो लॉस क्या हो सकता है? वो लॉस हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट की वजह से लॉस हो सकता है, वहाँ पर जो बिजली चोरी हो सकती है, या फिर बिल जो रीडर है वो एक्यूरेटली उसको रीड नहीं कर रहा है।
अगर हम टेक्निकल लॉस की बात करें, वो कर रहा है नहीं कर रहा है उससे अपने को कोई देना देना नहीं। अगर हम टेक्निकल लॉस की बात करते हैं तो टेक्निकल जो लॉस होता है वो 9% से नीचे नहीं आ सकता, यानी कि 9% लॉस होना ही होना है ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ भी कहिए, या ड्यू टू द रेजिस्टेंस। जब सप्लाई वायर से होके जाती है तो कुछ ना कुछ रेजिस्ट भी होता है, तो 9% लॉस, ध्यान रखना इस चीज़ का, 9% से नीचे लॉस कम कर ही नहीं सकते। उसमें ट्रांसफॉर्मर का लॉस भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब इस लॉस को हम अब हम देखते क्या है कि ये जो लॉस है हमारा 30% तक जा रहा है, कुछ स्टेट्स के अंदर, यूपी में जा रहा है 35%। तो जब हमने यहाँ पर केबल सिस्टम किया तो 10% लॉस हमें कम दिखा क्योंकि चोरी रुक गई, वो चीज़ छोड़िए। फिर हमने कैपेसिटर इंस्टॉल किए, कैपेसिटर की हेल्प से हमारे 5% लॉस डिक्रीज हो गए। तो देखिए हमारा 10%, 5%, 15% कम हुआ। अब 35 से 15, 20 पे आ गया, तो 11% लॉस और हो रहा है। लीकेज की वजह से लॉस हो सकता है, तो बहुत सारे रीजन होते हैं लॉस के। तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन होता है, जो स्पीड होती है सप्लाई की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दिस इज द रीजन। ओके, तो न्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। चलिए, ये हमारी बात हुई यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है। नाउ द फर्स्ट पीक वैल्यू, पीक वैल्यू हमें पता लग गया, फर्स्ट वाला पीक वैल्यू इज 140। नाउ सेकंड केस इज आरएमएस वैल्यू। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगा हमारा रूट मीन स्क्वायर, हमने क्या निकाला था, आई नोट बाय रूट 2, ये हमने किया था, यानी कि 0.707 इंटू आई नोट, ये कर सकते हैं। या फिर सिंपल, अगर जैसे हमें कन्वीनियंट होता है हम ऐसे करते हैं, 140 डिवाइडेड बाय रूट 2, यानी कि 1.4 हम ले सकते हैं यहाँ पर, ये 0, 10, 100 आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ का आ जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट, तो कुछ क्वेश्चन आपको गिवन होंगे जो इस टाइप से करने होंगे। ओके स्टूडेंट, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।